दुनिया में अचानक रहस्यमयी गेट प्रकट होने लगे जिनके अंदर खतरनाक मॉन्स्टर रहते थे। इन मॉन्स्टर्स से लड़ने के लिए कुछ लोगों को विशेष शक्तियां मिली और उन्हें हंटर कहा जाने लगा। इन हंटर्स में सुंग जिन वू नाम का एक युवक भी था, लेकिन वो किसी महान योद्धा की तरह नहीं था। वो ई रैंक हंटर यानी दुनिया के सबसे कमजोर हंटर्स में से एक था। लोग उसे अक्सर मानवता का सबसे कमजोर हथियार कहकर मजाक उड़ाते थे। एक दिन जिनवू और अन्य हंटर्स एक डंगोन रेड पर गए। रेड लगभग खत्म हो चुकी थी और सभी लोग राहत महसूस कर रहे थे। तभी एक साथी हंटर ने जिनवू से पूछा, जिनवू, तुम हंटर का काम छोड़ क्यों नहीं देते? जिनवू मुस्कुराकर जवाब देता है, क्योंकि मैं बोर हो जाऊंगा। हालांकि ये उसका असली कारण नहीं था। वास्तव में जिनवू की माँ एक गंभीर बीमारी से पीड़ित थी और अस्पताल में भर्ती थी। परिवार की आर्थिक स्थिति खराब थी। अपनी माँ के इलाज और छोटी बहन की पढ़ाई का खर्च उठाने के लिए वो अपनी जान जोखिम में डालकर हंटर का काम करता था। रेड के दौरान मॉन्स्टर्स को मारकर मिलने वाली मैजिकल कोर बेचे जा सकते थे, जिनसे कुछ पैसे कमाए जा सकते थे। लेकिन जिनवू इतना कमजोर था कि सी रैंक मॉन्स्टर का सामना करना भी उसके लिए लगभग असंभव था। फिर भी वो हर दिन मौत का खतरा उठाकर डंगोन में जाता था, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। भाग 2, रहस्यमयी दूसरा डंगोन। रेड लगभग समाप्त हो चुकी थी। सभी हंटर्स अपने इनाम के साथ बाहर निकलने की तैयारी कर रहे थे। तभी उन्हें डंगोन के अंदर एक अजीब सुरंग दिखाई दी। सुरंग के अंत में एक और विशाल दरवाजा मौजूद था। इसे देखकर टीम लीडर हैरान रह गया। डबल डंगोन? लगता है ये सचमुच मौजूद है। डबल डंगोन बहुत दुर्लभ और रहस्यमयी होते थे। इनके बारे में केवल कहानियां सुनी गई थी, लेकिन बहुत कम लोगों ने इन्हें अपनी आंखों से देखा था। सभी हंटर्स दरवाजे के सामने इकट्ठा हो गए। एक हंटर ने कहा, जब तक बॉस जिंदा है गेट बंद नहीं होता। दूसरे ने जवाब दिया, गेट अभी भी खुला है। इसका मतलब बॉस शायद इसी सुरंग के अंदर है। अब सभी के सामने एक कठिन फैसला था। अगर वे अंदर जाती और बॉस को मार देती तो उन्हें बहुत बड़ा इनाम मिल सकता था, लेकिन अगर अंदर कोई शक्तिशाली मॉन्स्टर हुआ तो उनकी जान भी जा सकती थी। टीम लीडर ने सभी को शांत करते हुए कहा, सब लोग मेरी बात सुनो। अगर हम बॉस को मारने में सफल हो गए तो हमें काफी फायदा होगा, लेकिन ये खतरनाक भी हो सकता है। इसलिए हम वोट करके फैसला करेंगे। सभी हंटर्स ने मतदान किया। नतीजा आया 8 वोट अंदर जाने के पक्ष में, 8 वोट अंदर न जाने के पक्ष में। वोट बराबर हो गए। अब फैसला केवल एक व्यक्ति पर निर्भर था, सुंग जिनवू। सभी की निगाहें उसकी ओर मुड़ गईं। टीम लीडर ने पूछा, मिस्टर सुंग, आपका क्या फैसला है? जिनवू कुछ क्षणों तक चुप रहा। उसे अपनी बीमार मां याद आई। उसे पैसों की जरूरत थी। बहुत सोचने के बाद उसने अपना वोट दिया और उसी एक वोट ने सबकी किस्मत बदल दी। भाग 3, मौत के मंदिर में प्रवेश। सुंग जिनवू के वोट देने के बाद फैसला हो गया। बहुमत अंदर जाने के पक्ष में था। हालांकि कई हंटर्स डर रहे थे, लेकिन बड़े इनाम की लालच और जिज्ञासा के कारण पूरी टीम उस रहस्यमयी दरवाजे के अंदर चली गई। जैसे ही वे अंदर पहुंचे, उनके सामने एक विशाल पत्थर का कक्ष दिखाई दिया। कमरा इतना बड़ा था कि उसकी सीमा तक देखना मुश्किल था, लेकिन सबसे डरावनी चीज कमरे के बीच में खड़ी एक विशाल पत्थर की मूर्ति थी। वो किसी देवता जैसी दिख रही थी और उसके चेहरे पर एक अजीब मुस्कान थी। कमरे की चारों ओर भी कई अन्य मूर्तियां खड़ी थीं। कुछ के हाथों में तलवारें थीं, कुछ के पास संगीत वाद्य यंत्र थे, कुछ प्रार्थना करने की मुद्रा में थीं। सभी मूर्तियां इतनी वास्तविक लग रही थीं कि जैसे वे किसी भी क्षण जीवित हो जाएंगी। एक हंटर ने घबरा कर कहा, ये जगह मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आ रही। दूसरा बोला, क्या सच में यहां कोई बॉस है? तभी उन्हें सामने एक विशाल पत्थर की शिला दिखाई दी। उस पर कुछ नियम लिखे हुए थे, लेकिन अधिकतर लोग उसे ध्यान से पढ़ने की बजाय खजाने और बॉस की तलाश में आगे बढ़ने लगे। जिनवू को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। उसकी नजर बार बार उस विशाल मुस्कुराती हुई मूर्ति पर जा रही थी। अचानक मूर्ति की आंखों में हलचल हुई। जिनवू का दिल जोर से धड़कने लगा। उसे लगा जैसे वो मूर्ति उन्हें देख रही हो। लेकिन इससे पहले कि वो दूसरों को चेतावनी दे पाता, एक हंटर ने मूर्ति के पास जाकर उसे छू लिया।
और उसी पल नरक शुरू हो गया। जारी रहेगा भाग 4, मूर्तियों का नरसंहार। जैसे ही एक हंटर विशाल मूर्ति के करीब पहुंचा, अचानक कुछ भयानक हुआ। विशाल देवता जैसी मूर्ति की आंखें चमक उठी। पहले तो सभी को लगा कि ये उनका भ्रम है, लेकिन अगले ही पल मूर्ति के चेहरे पर मौजूद मुस्कान और भी डरावनी हो गई। वो मूर्ति सचमुच जीवित थी। अचानक उसकी आंखों से एक भयानक प्रकाश किरण निकली। धड़ाम! एक पल में सामने खड़ा हंटर उस किरण की चपेट में आ गया। उसका शरीर टुकड़ों में बिखर गया। पूरा कमरा चीखों से गूंज उठा। आ! भागो! ये क्या है? सभी हंटर्स घबराकर बाहर की ओर भागने लगे। लेकिन तब उन्हें एक और डरावनी सच्चाई का पता चला। जिस दरवाजे से वे अंदर आए थे, वो बंद हो चुका था। अब बचने का कोई रास्ता नहीं था। इसी बीच कमरे में खड़ी दूसरी मूर्तियां भी जीवित होने लगी। कुछ ने विशाल तलवारें उठा लीं, कुछ तेजी से दौड़ने लगी, और फिर शुरू हुआ नरसंहार। जो भी हंटर भागने की कोशिश करता, मूर्तियां उसे बेरहमी से मार देती। कुछ ही सेकंड में कई हंटर्स मारे गए। कमरे में खून और चीखों का माहौल बन गया। हर कोई मौत के डर से कांप रहा था। लेकिन इस अफरा तफरी के बीच जिन्वू ने एक अजीब बात नोटिस की। जब कुछ हंटर्स विशाल देवता की मूर्ति की तरफ झुककर प्रार्थना जैसी मुद्रा में खड़ी हुए, तो मूर्ति ने उन पर हमला नहीं किया। ये देखकर जिन्वू को लगा कि इस कमरे में कोई नियम छिपा हुआ है। उसे याद आया कि प्रवेश द्वार पर पत्थर की शिला पर कुछ लिखा था। शायद वहां से बचने का तरीका मिल सकता था। जब बाकी लोग जान बचाने के लिए भाग रहे थे, जिन्वू ने अपनी जान जोखिम में डालकर उस शिला को पढ़ने का फैसला किया। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उन नियमों को समझना ही सभी की जिंदगी और मौत का फैसला करने वाला था। जारी रहेगा भाग 5, मंदिर के 3 नियम। कमरे में हर तरफ चीख पुकार मची हुई थी। विशाल पत्थर की मूर्तियां एक एक करके हंटर्स को मार रही थीं। कई लोग डर के मारे रो रहे थे, जबकि कुछ लोग बाहर निकलने का रास्ता खोजने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन सुंग जिन्वू ने एक अलग बात पर ध्यान दिया। उसे याद आया कि कमरे में प्रवेश करते समय उसने एक पत्थर की शिला देखी थी, जिस पर कुछ लिखा हुआ था। अपनी जान की परवाह किए बिना वो उस शिला की ओर दौड़ा। मूर्तियां लगातार लोगों को मार रही थीं, लेकिन जिन्वू किसी तरह शिला तक पहुंच गया। उस पर 3 नियम लिखे हुए थे। पहला नियम, भगवान की पूजा करो। जिन्वू ने देखा कि जो लोग विशाल देवता जैसी मूर्ति की ओर झुककर प्रणाम कर रहे थे, उन पर हमला नहीं हो रहा था। उसे तुरंत समझ आ गया कि पहला नियम यही है। वो जोर से चिल्लाया, सब लोग नीचे झुको, भगवान की पूजा करो। कुछ लोगों ने उसकी बात मान ली, लेकिन कुछ लोग घबराहट में उसकी बात नहीं सुन पाए। जो लोग नहीं झुके, वे मूर्तियों के हमले का शिकार हो गए। दूसरा नियम, भगवान का गुणगान करो। पहला नियम पूरा होने के बाद मूर्तियों का हमला रुक गया। सभी ने राहत की सांस ली। लेकिन अचानक कमरे में मौजूद दूसरी मूर्तियां हरकत करने लगीं। कुछ मूर्तियां संगीत बजाने लगीं। तभी जिन्वू को दूसरा नियम याद आया, भगवान का गुणगान करो। हंटर्स ने मूर्तियों के संगीत और अनुष्ठान का अनुसरण करना शुरू किया। कुछ ही देर में दूसरा परीक्षण भी पूरा हो गया। तीसरा नियम, भगवान पर विश्वास साबित करो। अब सबसे कठिन परीक्षा बाकी थी। अचानक कमरे के बीच में एक विशाल वेदी दिखाई दी। उसके सामने कुछ पत्थर की पट्टियां थीं। जिन्वू ने तीसरा नियम पढ़ा, भगवान पर विश्वास साबित करो। लेकिन इसका मतलब क्या था? सभी लोग उलझन में थे। तभी वेदी के सामने मौजूद पट्टियां हिलने लगीं। अब गलत फैसला लेने का मतलब था तुरंत मौत। जिन्वू समझ गया कि उन्हें शांत रहकर नियम का सही अर्थ समझना होगा, लेकिन समय बहुत कम था और मौत उनके सामने खड़ी थी। जारी रहेगा भाग 6, बलिदान की परीक्षा। भाग 6, बलिदान की परीक्षा। तीसरी नियम, भगवान पर विश्वास साबित करो, को पढ़ने के बाद सभी हंटर्स उलझन में पड़ गए। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि इसका असली मतलब क्या है। तभी कमरे के बीच में मौजूद विशाल वेदी के सामने पत्थर की कई पट्टियां दिखाई देने लगीं। कुछ पट्टियां सुरक्षित थीं, जबकि बाकी धीरे धीरे नीचे धंस रही थीं। जो भी व्यक्ति गलत जगह खड़ा होता, उसके मरने का खतरा था। सभी हंटर्स घबराकर इधर उधर भागने लगे, लेकिन जिन्वू ने शांत रहकर स्थिति को समझने की कोशिश की। उसे महसूस हुआ कि ये परीक्षा भागने की नहीं, बल्कि विश्वास और बलिदान की है।
धीरे धीरे बचे हुए हंटर्स सही स्थानों पर खड़े होने लगे। जैसे जैसे लोग अपनी जगह लेते गए, मूर्तियों का हमला रुकता गया। लेकिन एक समस्या अभी भी बाकी थी। वेदी को सक्रिय करने के लिए एक व्यक्ति कम था। अगर कोई आगे नहीं आता तो सभी लोग मारे जाते। कमरे में सन्नाटा छा गया। कोई भी अपनी जान जोखिम में नहीं डालना चाहता था। उसी समय जिन्वू आगे बढ़ा। उसने सोचा, अगर मैं नहीं गया तो यहां मौजूद सभी लोग मर सकते हैं। अपनी जान की परवाह किए बिना वो आखिरी स्थान पर खड़ा हो गया। जैसे ही उसने ऐसा किया, तीसरी परीक्षा पूरी हो गई। अचानक विशाल दरवाजा खुलने लगा। बचे हुए हंटर्स को बाहर निकलने का मौका मिल गया। सभी लोग जान बचाने के लिए दरवाजे की ओर भागे, लेकिन जिन्वू पीछे रह गया। उसने दूसरों को पहले बाहर जाने दिया। तभी विशाल पत्थर की मूर्तियां फिर से सक्रिय हो गईं। जिन्वू समझ गया कि अब वो शायद जीवित नहीं बच पाएगा। फिर भी उसके चेहरे पर डर नहीं था। उसे बस ये संतोष था कि उसकी वजह से बाकी लोग बच गए। और उसी क्षण उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ शुरू होने वाला था। जारी रहेगा। भाग 7, मृत्यु के द्वार पर जिन्वू। भाग 7, मृत्यु के द्वार पर जिन्वू। जैसे ही तीसरी परीक्षा पूरी हुई, विशाल दरवाजा खुल गया। बचे हुए हंटर्स अपनी जान बचाने के लिए तेजी से बाहर भागने लगे। जिन्वू ने पीछे मुड़कर देखा। कमरे में मौजूद विशाल देवता की मूर्ति अभी भी उसे घूर रही थी। उसकी डरावनी मुस्कान पहले जैसी ही थी। अब लगभग सभी लोग बाहर निकल चुके थे, लेकिन जिन्वू अभी भी अंदर था। अचानक पत्थर की मूर्तियां फिर से सक्रिय हो गईं। कमरा जोर से कांपने लगा। विशाल मूर्तियां उसकी ओर बढ़ने लगीं। जिन्वू समझ गया कि अब उसके बचने की संभावना लगभग खत्म हो चुकी है। उसके शरीर पर पहले से ही कई घाव थे। वो बुरी तरह घायल हो चुका था। उसने अपने जीवन के बारे में सोचना शुरू किया। उसे अपनी बीमार मां का चेहरा याद आया। उसे अपनी छोटी बहन याद आई, जो स्कूल में पढ़ रही थी। उसे अफसोस हुआ कि शायद वो अब कभी उनसे मिल नहीं पाएगा। तभी बाहर निकल चुके कुछ हंटर्स ने देखा कि जिन्वू अभी भी अंदर फंसा हुआ है। उन्होंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। विशाल दरवाजा धीरे धीरे बंद होने लगा। जिन्वू ने आखिरी बार अपने साथियों की ओर देखा। फिर दरवाजा पूरी तरह बंद हो गया। अब वो अकेला था। सामने दर्जनों विशाल मूर्तियां खड़ी थीं। अचानक एक विशाल तलवार उसकी ओर आई। धड़ाम! जिन्वू दूर जा गिरा। उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया। वो हिल भी नहीं पा रहा था। जमीन पर पड़ी पड़ी उसने सोचा, क्या मेरी जिंदगी यहीं खत्म होने वाली है? उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। लेकिन उसी क्षण उसके सामने एक रहस्यमयी नीली स्क्रीन प्रकट हुई, जैसे किसी वीडियो गेम का सिस्टम हो। स्क्रीन पर एक संदेश चमक रहा था। क्या आप खिलाड़ी यानी प्लेयर बनने के लिए तैयार हैं? जिन्वू हैरान रह गया। मौत के बिल्कुल करीब खड़े उस कमजोर हंटर को पता नहीं था कि ये संदेश उसकी पूरी किस्मत बदलने वाला है। भाग 8, खिलाड़ी का जन्म। जिन्वू मौत के दरवाजे पर खड़ा था। उसका शरीर बुरी तरह घायल था और खून लगातार बह रहा था। उसे लग रहा था कि अब सब खत्म हो चुका है। लेकिन तभी उसके सामने दिखाई देने वाली नीली स्क्रीन फिर से चमकी। स्क्रीन पर लिखा था, क्या आप खिलाड़ी यानी प्लेयर बनने के लिए तैयार हैं? जिन्वू समझ नहीं पाया कि ये क्या है। उसे लगा शायद मरने से पहले उसे कोई भ्रम दिखाई दे रहा है। लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एक और संदेश आया। यदि आप सहमत नहीं हुए तो आपका हृदय रुक जाएगा। जिन्वू के पास कोई विकल्प नहीं था। उसने जीवित रहने के लिए प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अचानक उसकी आंखों के सामने तेज प्रकाश फैल गया। फिर सब कुछ अंधेरा हो गया। कुछ समय बाद जिन्वू ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली। वो एक अस्पताल के कमरे में था। वो पूरी तरह हैरान था। इतनी भयानक चोटों के बाद भी वो जीवित था। डॉक्टरों और नर्सों को भी यकीन नहीं हो रहा था कि वो बच गया है। सभी को लगा था कि वो मर चुका होगा। लेकिन जिन्वू को सबसे ज्यादा हैरानी एक और चीज देखकर हुई। उसके सामने अभी भी वही नीली स्क्रीन दिखाई दे रही थी, जैसे किसी वीडियो गेम का इंटरफेस हो। उस पर लिखा था, दैनिक कार्य यानी डेली क्वेस्ट।
100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर दौड़। समय सीमा आज रात 11:59 बजे तक। नीचे एक चेतावनी भी लिखी थी, कार्य पूरा न करने पर दंड मिलेगा। जिन्वू को लगा कि शायद उसका दिमाग खराब हो गया है, लेकिन जब उसने स्क्रीन को छूने की कोशिश की तो वो वास्तव में मौजूद थी। अब वो दुनिया का पहला ऐसा इंसान बन चुका था जिसे एक रहस्यमयी सिस्टम यानी सिस्टम चुन चुका था, और यही सिस्टम उसे धीरे धीरे दुनिया का सबसे शक्तिशाली हंटर बनाने वाला था। लेकिन अभी जिन्वू को ये नहीं पता था कि यदि उसने ये दैनिक कार्य पूरा नहीं किया तो उसके साथ क्या होने वाला है। जारी रहेगा भाग 9, दैनिक मिशन का दंड। भाग 9, दैनिक मिशन का दंड। अस्पताल में जागने के बाद जिन्वू को लगातार वो रहस्यमयी सिस्टम दिखाई दे रहा था। स्क्रीन पर लिखा था, दैनिक कार्य, डेली क्वेस्ट, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर दौड़। समय सीमा रात 11:59 बजे तक, और नीचे एक चेतावनी, असफल होने पर दंड दिया जाएगा। जिन्वू को ये सब मजाक लगा। उसने सोचा कि ये उसके दिमाग का भ्रम है, इसलिए उसने सिस्टम को नजरअंदाज कर दिया। समय बीतता गया और फिर रात 11:59 बज गए। अचानक सिस्टम की आवाज आई, दैनिक कार्य पूरा करने में विफल, दंड क्षेत्र पेनल्टी जोन में भेजा जा रहा है। अगले ही पल जिन्वू की आंखों के सामने सब कुछ बदल गया। वो अस्पताल के कमरे से गायब हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वो एक अजीब रेगिस्तान में खड़ा था। चारों तरफ सिर्फ रेत थी, न कोई इंसान, न कोई इमारत, न कोई रास्ता। फिर अचानक जमीन कांपने लगी। दूर से विशालकाय जहरीले सेंटीपीड, कनखजूरों जैसी राक्षस उसकी ओर दौड़ते हुए दिखाई दिए। वे इतने बड़ी थी कि एक ही बार में इंसान को मार सकते थे। जिन्वू डर गया। उसके पास कोई हथियार नहीं था, कोई मदद नहीं थी, उसे बस भागना था। घंटों तक वो रेगिस्तान में दौड़ता रहा। राक्षस लगातार उसका पीछा करते रहे। अगर वो 1 सेकंड के लिए भी रुकता तो उसकी मौत निश्चित थी। थकान से उसका शरीर टूट चुका था, लेकिन जीवित रहने के लिए उसे दौड़ते रहना पड़ा। आखिरकार दंड का समय समाप्त हुआ। एक चमकदार रोशनी दिखाई दी और जिन्वू वापस अस्पताल पहुंच गया। अब उसे समझ आ चुका था, ये कोई सपना नहीं था, ये सिस्टम बिल्कुल वास्तविक था। अगर वो सिस्टम के आदेशों का पालन नहीं करेगा तो उसे भयानक सजा मिलेगी। उस दिन के बाद जिन्वू ने फैसला किया, वो हर हाल में सिस्टम की सभी मिशन पूरी करेगा, क्योंकि अब उसकी जिंदगी उसी पर निर्भर थी। और यहीं से शुरू हुआ दुनिया की सबसे कमजोर हंटर का असली परिवर्तन। जारी रहेगा भाग 10, लेवल अप की शुरुआत। भाग 10, लेवल अप की शुरुआत। दंड क्षेत्र से वापस आने के बाद जिन्वू पूरी तरह बदल चुका था। अब उसे यकीन हो गया था कि सिस्टम वास्तविक है। अगर वो मिशन पूरे नहीं करेगा तो उसे खतरनाक सजा मिलेगी। इसलिए अगली सुबह उसने सिस्टम द्वारा दिए गए दैनिक कार्य पूरे करने शुरू कर दिए। कठिन प्रशिक्षण, 100 पुशअप्स, 100 सिटअप्स, 100 स्क्वाट्स, 10 किलोमीटर दौड़। पहले ही दिन उसका शरीर जवाब देने लगा। मांसपेशियों में भयानक दर्द था, सांस फूल रही थी, लेकिन वो रुका नहीं। वो जानता था कि ये उसकी जिंदगी बदलने का मौका है। रहस्यमयी इनाम। दैनिक कार्य पूरा करने के बाद सिस्टम ने नया संदेश दिखाया, दैनिक कार्य पूर्ण, इनाम प्राप्त हुआ। जिन्वू के सामने एक छोटा सा बॉक्स दिखाई दिया। जब उसने उसे खोला तो अंदर से एक वस्तु निकली। ये किसी वीडियो गेम की तरह था। जिन्वू हैरान रह गया। अब उसे समझ आने लगा था कि सिस्टम सिर्फ मिशन नहीं दे रहा, वो उसे धीरे धीरे मजबूत भी बना रहा था। स्टेटस विंडो। कुछ समय बाद जिन्वू ने सिस्टम का एक नया फंक्शन देखा। उसने कहा, स्टेटस। तुरंत उसके सामने एक स्क्रीन खुल गई। उसमें उसकी सारी जानकारी लिखी थी। नाम सोंग जिन्वू, लेवल 1, ताकत, फुर्ती, सहन शक्ति, बुद्धिमत्ता। ये बिल्कुल किसी आरपीजी गेम की कैरेक्टर जैसा था। इंसानों से अलग। धीरे धीरे जिन्वू ने महसूस किया कि उसका शरीर पहले से बेहतर हो रहा है।
उसकी ताकत बढ़ रही थी, उसकी गति बढ़ रही थी, उसकी चोटें भी पहले से जल्दी ठीक होने लगी थी। दुनिया के बाकी हंटर्स की शक्ति जागने के बाद स्थिर हो जाती थी, लेकिन जिन्वू अलग था। वो हर दिन और मजबूत हो सकता था, वो लेवल अप कर सकता था। एक नई शुरुआत। जिन्वू ने आईने में खुद को देखा। पहली बार उसे लगा